नमस्कार। संसद टीवी के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद का शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे गए, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया गया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने आज 10 मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। अब बात लोकसभा में प्रश्नकाल की। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 8 मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, KRN राजेश कुमार, सांसद दिग्विजय सिंह और डॉक्टर अमी याज्ञिक ने रेल मंत्रालय से ट्रेनों में लगने वाली कवच सुरक्षा प्रणाली को लेकर प्रश्न पूछा है। उनका सवाल था कि विभिन्न रेलवे जोन के अंतर्गत कवच सुरक्षा प्रणाली के अधीन शामिल खंडों की संख्या और कुल लंबाई कितनी है। सरकार के पास कवच सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी खंडों को शामिल न करने के लिए क्या कारण है? क्या प्रत्येक रेलवे जोन में सभी रैक जैसे यात्री कोच, AC और गैर AC कोच में टक्कर रोधी उपकरण लगाए गए हैं? और क्या रेलवे हाल के वर्षों में पुरानी पटरियों पर तीव्र गति वाली ट्रेनों को प्राथमिकता दिए जाने की तुलना में इन बुनियादी आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देगा? इस सवाल का जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली कवच एक ऑटोमेटिक रेल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है। कवच एक अत्यधिक प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली है। कवच सिस्टम एक स्वदेशी एंटी प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच एक ऐसा सिस्टम है जिसे हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। इसके साथ ही इसे ट्रेन, ट्रैक और रेलवे सिग्नल सिस्टम में भी इंस्टॉल किया जाता है। ये पूरा सिस्टम एक दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। कवच लोकोमोटिव में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की एक ऐसी प्रणाली है जो रेलवे के सिग्नल सिस्टम के साथ साथ पटरियों पर दौड़ रही ट्रेनों की स्पीड को भी नियंत्रित करती है। लोको पायलट रेलवे सिग्नल को जंप करता है तो ये कवच सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते ही कवच सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स को कंट्रोल करने लगता है। इसके साथ ही कवच सिस्टम को अगर पता चल जाता है कि एक ही पटरी पर दूसरी ट्रेन भी आ रही है तो वो दूसरी ट्रेन को अलर्ट भेजता है और दूसरी ट्रेन एक निश्चित दूरी पर आकर खुद रुक जाती है। आमने सामने की टक्कर को रोकती है कवच टेक्नोलॉजी। यात्री गाड़ियों पर पहला फील्ड परीक्षण फरवरी 2016 में शुरू किया गया था। कवच को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय ATP प्रणाली के रूप में अपनाया गया। अब तक कवच को दक्षिण मध्य रेलवे पर 1465 मार्ग किलोमीटर और 139 रेल इंजनों पर स्थापित किया गया है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर करीब 3000 किलोमीटर के लिए कवच प्रणाली पर काम जारी है। इसके अलावा भारतीय रेल ने 6000 मार्ग किलोमीटर पर सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। इसके लिए DPR भी तैयार है। 31 अक्टूबर तक 198 स्टेशनों पर पॉइंटों और सिग्नलों के केंद्रीकृत परिचालन वाले इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई है। साथ ही 11000 से ज्यादा रेल फाटकों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है। कवच सुरक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। कवच भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन यानी RDSO द्वारा विकसित एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान कवच के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करता है। ये संस्थान साल भर चलने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों को कवच पर प्रशिक्षण देता है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर लगभग 3000 रूट किलोमीटर पर कवच की तैनाती शुरू की है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन कवच प्रणाली को लागू करने में सबसे आगे रहा है। इस साल मार्च तक कवच प्रणाली को दक्षिण मध्य रेलवे जोन में 1465 किलोमीटर से अधिक में तैनात किया गया है, जिसमें 77 लोकोमोटिव और 135 स्टेशन शामिल हैं। कवच प्रणाली की विशेषताओं की बात करें तो कवच सिस्टम एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है
जिसे सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 मानकों के साथ डिजाइन किया गया है, जो उच्च स्तर की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। कवच प्रणाली ट्रेनों को लाल रंग के सिग्नल से गुजरने से रोकती है, जो खतरे का संकेत होता है। अगर चालक गति प्रतिबंधों का पालन करने में नाकाम रहता है, तो वो ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय कर देता है। कार्यात्मक कवच प्रणालियों से लैस लोकोमोटिव टकराव को रोकता है। आपातकालीन स्थितियों में कवच प्रणाली SOS संदेशों को रिले करती है। ये नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही को केंद्रीकृत लाइव निगरानी प्रदान करता है। कवच प्रणाली 99% सटीकता के साथ सबसे सस्ती SIL4 प्रमाणित टेक्नोलॉजी से लैस है। कवच प्रणाली स्टेशन मास्टर और लोको पायलट के बीच दो तरफा संचार की सुविधा के लिए ट्रैफिक टक्कर बचाव प्रणाली का उपयोग करती है। ये प्रणाली रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग के माध्यम से जुड़े स्टेशनों के बीच लोकोमोटिव और ट्रांसमिशन टावर के उपकरण पर निर्भर करती है। लोको पायलट को केबिन के अंदर एक उपकरण पैनल के साथ प्रदान किया जाता है, जो सिग्नल को पहले से देखता है और तय गति को बनाए रखता है। अगर लाल सिग्नल को नजरअंदाज किया जाता है और दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर एक दूसरे के पास आती हैं, तो कवच प्रणाली नियंत्रण लेती है और अचानक ब्रेक लगाती है। इसके साथ सिस्टम कोहरे जैसी कम दृश्यता की स्थिति के दौरान लोको पायलट को ट्रेन संचालन में मदद करती है। राज्यसभा सांसद धनंजय भीमराव महादिक ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यान्वयन से जुड़ा प्रश्न उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा। उनका सवाल था कि क्या ये सच है कि सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में शुरू की गई PMGKAY को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। अगर हाँ, तो इससे जुड़ी जानकारी क्या है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ये भी सच है कि PMGKAY को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है और ये देश से कुपोषण के उन्मूलन में किस प्रकार सहायक होगा। इस सवाल का जवाब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश में कोविड-19 के प्रकोप के कारण हुए आर्थिक संकटों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली मुश्किलों को दूर करने के खास मकसद से शुरू की गई थी। कोविड संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्नों का निःशुल्क आवंटन नियमित आवंटन के अतिरिक्त था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 28 महीने की अवधि के लिए करीब 1118 लाख टन खाद्यान्नों की कुल मात्रा का आवंटन किया गया था, जिसका कुल खर्च करीब 4 लाख करोड़ रुपए था। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार और PHH प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला लिया था, ताकि गरीब लोगों को मदद दी जा सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 81 करोड़ 35 लाख नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए के खर्च के साथ मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने का फैसला लिया गया है। खाद्य सब्सिडी की पूरी लागत भारत सरकार वहन करेगी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, जो राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की एक सफल पहल है। इस पहल के तहत कोई भी लाभार्थी देश भर में किसी भी उचित दर की दुकान से एक समान पात्रता और मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। योजना देश भर के सभी 36 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की गई है। इस पहल के तहत सभी लाभार्थियों को कवर किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से देश में लाभार्थियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। खाद्यान्नों को निःशुल्क उपलब्ध कराने से भारत सरकार द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। जहां तक खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार का संबंध है, देश में प्रशासन द्वारा भूखमरी की वजह से मृत्यु की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 14 साल तक की आयु के बच्चों के लिए ICDS योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में PM पोषण योजना के तहत विद्यालयों के माध्यम से निःशुल्क पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
वर्ष 2020 में पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही थी। भारत सरकार भी इससे निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू कर चुकी थी। आफत इस कदर बढ़ी कि गरीबों के सामने पेट भरने की चुनौती खड़ी हो गई। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। योजना 3 साल पहले शुरू हुई थी। इस फ्री अनाज योजना के 8 चरण हो चुके हैं। 8वां चरण 31 दिसंबर 2023 को खत्म होगा। अब केंद्र सरकार ने इस योजना के 9वें चरण की घोषणा की है। योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इस योजना को अब 1 जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक लागू किया गया है। योजना के तहत 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इस योजना पर करीब 12 लाख करोड़ का खर्च आएगा। ONORC के तहत देश भर में हर उचित मूल्य की दुकान पर अनाज की उपलब्धता है। प्राथमिकता वाले घरेलू लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलता है। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों को प्रति परिवार हर महीने 35 किलो खाद्यान्न मिलता है। योजना के तहत केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय खरीद पूल से 1118 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त में अनाज के साथ नकद सहायता मिलती है। इसके अलावा NFSA यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पहले से ही लागू है। ये योजना इसके साथ साथ ही चल रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तारीफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी की है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे और डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जानना चाहा कि निवेश को बढ़ावा देने और अधिक औद्योगिक गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और राज्यों में सुस्त वाणिज्यिक लेन देन में तेजी लाने और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इस सवाल का जवाब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने दिया। उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इसका मकसद निवेश हासिल करने में मदद करना और भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाना है। एक सशक्त मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। अपनी शुरुआत से मेक इन इंडिया पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और फिलहाल मेक इन इंडिया 2.0 जैसे विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में लागू किया गया है। सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें वस्तु और सेवा कर यानी GST की शुरुआत, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, FDI नीति में सुधार, पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स के जरिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उपाय शामिल हैं। भारत के आत्मनिर्भर बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के खर्च से 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI स्कीम की घोषणा की गई है। PLI स्कीमों की घोषणा के साथ अगले 5 सालों और आने वाले वर्षों में उत्पादन और रोजगार में पर्याप्त वृद्धि और आर्थिक विकास होने की उम्मीद है। FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने एक निवेश अनुकूल नीति तैयार की है। सरकार नियमित आधार पर FDI नीति की समीक्षा करती है। पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाएं, परिसंपत्ति पुनर्निर्धारण कंपनियां, ब्रॉडकास्टिंग, फार्मास्यूटिकल्स, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण और विकास, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स गतिविधियां, कोयला खनन, संविदा विनिर्माण, डिजिटल मीडिया, नागर विमानन जैसे कई सेक्टर से जुड़ी FDI नीति के प्रावधानों को लगातार आसान बनाया गया है। हाल ही में रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों की FDI नीति में सुधार किए गए हैं। – 2014 के बाद कर सुधार, कंपनी नियमों में बदलाव के कारण भारत में अर्थव्यवस्था और इसमें निवेश के माहौल में काफी सुधार हुआ है। इसका मुख्य कारण भारत में FDI नियमों में आसानी को माना जाता है। भारत आज कारोबार सुगमता शीर्ष
100 देशों में शामिल है। वित्त वर्ष 2014-15 में भारत में एफडीआई फ्लो 45 बिलियन डॉलर से ज्यादा का था, जो 2016-17 में बढ़कर 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो गया और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ये 83 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। 2021-22 के दौरान अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई फ्लो दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 22-23 के दौरान देश में कुल एफडीआई फ्लो करीब 80 बिलियन डॉलर का है और कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह 46 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। पिछले कुछ साल में सेवा क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी फ्लो प्राप्त किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी फ्लो प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 सेवा क्षेत्र हैं वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर वित्तीय व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान और विकास, कुरियर, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण, जिनमें 16% का निवेश आया है। वहीं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 15%, ट्रेडिंग में 6%, दूरसंचार में 6% और ऑटोमोबाइल उद्योग में एफडीआई इक्विटी प्रवाह आया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उच्चतम एफडीआई इक्विटी फ्लो प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 राज्य महाराष्ट्र, जहां 29% एफडीआई इक्विटी फ्लो आया, कर्नाटक यहां 24% हिस्सेदारी रही, गुजरात में 17% हिस्सेदारी रही, जबकि दिल्ली में 13% एफडीआई इक्विटी फ्लो प्राप्त हुआ। साथ ही तमिलनाडु में 5% की हिस्सेदारी रही है। यूएनसीटीएडी की विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 ने अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र की सूची में भारत को 2021 में शीर्ष 20 मेजबान देशों में से 7वें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया है। विभिन्न उद्योगों में निवेश के उदारीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दूरसंचार सेवाओं में 100% विदेशी भागीदारी, जीवन बीमा निगम में 20% विदेशी निवेश की अनुमति दी है और डायरेक्ट रूट के माध्यम से बीमा कंपनियों में एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी महिला और बाल विकास मंत्रालय से मांगी। उन्होंने पूछा कि पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान आज की तारीख तक आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का विशेषकर झारखंड में राज्यवार और योजनावार जानकारी क्या है। इस सवाल का जवाब महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने दिया। उन्होंने बताया कि बेहतर ढंग से लागू करने और कुशल निगरानी के लिए देश में चल रही मंत्रालय की सभी स्कीमों को 3 वर्टिकल्स में बांटा गया है, जिसमें देश में पोषण संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 शामिल है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी सेवा स्कीम, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए स्कीम को 3 प्राथमिक वर्टिकल्स में बांटा गया है। इसमें पोषण और किशोरियों के लिए सहायता, अर्ली चाइल्डहुड केयर और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, साथ ही मॉडर्न और सक्षम आंगनबाड़ियों सहित आंगनबाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज किया गया है। इसके साथ ही मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संबल और सामर्थ्य नाम की 2 स्कीमें शामिल हैं। वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मौजूदा स्कीमों को संबल उप स्कीम का हिस्सा बनाया गया है, जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला, स्वधार गृह, जिसे शक्ति सदन का नाम दिया गया है, और कामकाजी महिला छात्रावास जो सखी निवास के रूप में जानी जाती है। विधवाओं को घर के लिए कृष्णा कुटीर वृंदावन, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय हब, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम पालना की मौजूदा स्कीमों को सामर्थ्य में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार का फोकस हमेशा से महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर रहा है।
खासतौर से पिछले एक दशक के दौरान केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए महिलाओं और बच्चों को संभालने, संवारने का काम किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं को कार्यक्षेत्र के लिहाज से देखें तो ये मुख्य तौर पर सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के साथ आगे बढ़ रहा है। 15वें वित्त आयोग ने 3 चरणों में 1,32,000 करोड़ रुपए दिए हैं। डिजिटलीकरण के दौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,22,000 स्मार्टफोन दिए गए। बच्चों के विकास की नियमित निगरानी को बढ़ावा देने के लिए इन्फेंटोमीटर, स्टेटोमीटर, माँ बच्चे का वजन मापने का स्केल जैसे 12,65,000 वृद्धि निगरानी उपकरणों की खरीद की गई है। किसी भी योजना की सफलता तभी मानी जाती है जब उसका सीधा फायदा लाभार्थियों को मिले। इस लिहाज से पोषण ट्रैकर पर 9,84,00,000 लाभार्थी शामिल किए गए। पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत 86% लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कुल 12,200 करोड़ से ज्यादा के भुगतान सहित करीब 2,80,00,000 लाभार्थियों को लाभ मिला है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आकांक्षी जिलों में बेहतर पोषण और शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत किया जा रहा है। अब बात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े सवाल की। लोकसभा सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना से जुड़ा प्रश्न किया। उन्होंने जानकारी मांगी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना आयुष्मान भारत की प्रगति का ब्यौरा या ताजा स्थिति क्या है और बीते वर्ष में कितने लाभार्थियों को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। विशेषकर ग्रामीण और अल्प सेवित क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों की जानकारी क्या है और डेंगू और मलेरिया जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए कितने बजट का आवंटन किया गया है और इसके क्या परिणाम रहे। इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने दिया। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जो 12 करोड़ परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर देती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाले कई राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी लागत पर लगभग 15 करोड़ 50 लाख परिवारों तक लाभार्थी आधार का विस्तार किया है। अब तक लगभग 27 करोड़ 80 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और देश भर में 27,000 से ज्यादा अस्पतालों के नेटवर्क के जरिए इस योजना के तहत 72,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के 6 करोड़ अस्पतालों में प्रवेश को ऑथराइज्ड किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सभी रोगियों को जरूरी दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती हैं। इस पहल में SHG स्तर पर 105 दवाएं, PHC स्तर पर 171, CHC स्तर पर 300, SDH स्तर पर 314 और जिला अस्पतालों में 377 दवाएं शामिल हैं। भारत में 2017 की तुलना में 2022 में मलेरिया के मामलों और मौतों में कमी आई है। डेंगू के लिए रोगी मृत्यु दर राष्ट्रीय स्तर पर 0.1% पर बना हुआ है। देश को आयुष्मान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड के साथ सबसे अधिक संख्या में आयुष्मान कार्ड के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश 3 करोड़ 69 लाख कार्ड के साथ दूसरे और छत्तीसगढ़ 2 करोड़ 4 लाख आयुष्मान कार्ड के साथ तीसरे नंबर पर है। योजना के 49% कार्ड महिलाओं के नाम जारी किए गए हैं। देश में अब तक 5 करोड़ 76 लाख से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, जिस पर सरकार ने करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने करोड़ों लाभार्थियों के जीवन को आसान बनाने का काम किया है। इस योजना के कारण लाभार्थियों को इलाज पर हो सकने वाले 1 लाख करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। इस योजना में मरीजों को कैंसर, आपातकालीन देखभाल, ऑर्थोपेडिक और गुर्दे से संबंधित बीमारियों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 25 अक्टूबर 2021 को आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की। हेल्थ सेक्टर की इस योजना पर 64,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इस योजना के जरिए 29,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटरों को सहायता मिलेगी। जिला स्तर पर ICU, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जैसी सुविधाओं के साथ क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में बेड्स विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ यूनिट्स और लैब बनाई जा रही हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। आइए एक नजर डालते हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुए कामकाज पर। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, जिसके चलते स्पीकर ने कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। विपक्षी नेता टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आचार समिति की रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। दोपहर 12 बजे भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे लोकसभा अध्यक्ष ने आचार समिति की रिपोर्ट पर आधे घंटे की अल्पकालिक चर्चा को मंजूरी दी। इसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। 1988 के बाद अब तक 43 सांसदों की संसद सदस्यता रद्द हुई है। लोकसभा स्पीकर ने शुक्रवार को राजस्थान की अलवर सीट से सांसद बाबा बालकनाथ और छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट की सांसद रेणुका सिंह का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। सदन में शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर्स बिल का रहता है, लिहाजा सदस्यों ने अपने प्राइवेट बिल पेश किए। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने प्राइवेट मेंबर बिल द वक्फ रिपील बिल 2022 को इंट्रोड्यूस किया। विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस बिल का विरोध किया गया। हालांकि इस बिल के पक्ष में 53 और विपक्ष में 32 सांसदों के वोट के बाद बिल को चर्चा के लिए मंजूर कर लिया गया। और इसी के साथ प्रश्नकाल विशेष में फिलहाल इतना ही। सोमवार को कुछ और अहम प्रश्नों और उनके जवाबों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।